नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास की सीरीज़ में जो प्रबोधन का अपना टॉपिक चल रहा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रबोधन का टॉपिक जितना नाम में छोटा दिखता है, ये उतना ही बड़ा टॉपिक है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं यदि ऐसा कहा जाए कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है अपने इस वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सिलेबस है इसके अंदर। इसमें अपने को थिंकर्स के बारे में पढ़ना है और अपन शुरुआत करते हैं जॉन लॉक से। कुछ मेन थिंकर आपको बताए थे मैंने, हॉब्स, लॉक, रूसो। इनके अलावा कुछ फ्रांस ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इनके अलावा देकार्ते, लाइबनिज, स्पिनोजा, ऐसे नाम जो शायद नहीं सुने होंगे आपने, बहुत कम सुने होंगे या बहुत रेयरली सुने होंगे। जेफरसन के बारे में यहाँ पे अपने को पढ़ना पड़ेगा। बोकारियो के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। मॉन्टेस्क्यू, फ्रांसीसी जो जिसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक, इसकी पुस्तक है एन एसे कंसर्निंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट। देखिए, जॉन लॉक एक दार्शनिक विचारक भी है और जॉन लॉक राजनीतिक विचारक भी है। जो दार्शनिक विचार इसने दिए हैं, फिलोसॉफी के जो विचार दिए हैं, वो इस वाली पुस्तक में दिए हैं जिसका नाम है एन एसे कंसर्निंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और जो राजनीतिक विचार इसने दिए हैं वो दिए हैं 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट बुक में। ट्रीटाइजेज एक प्रकार निबंध बोल सकते हैं अपन, या विमर्श बोल सकते हैं कि सरकार के ऊपर एक विमर्श। तो 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट ये दिए हैं। अब जॉन लॉक को समझने के पहले कुछ शब्दावलियों को अपने को समझना पड़ेगा जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो या सुना हो तो आपको इनका मतलब पता नहीं हो। तो कुछ शब्दावलियाँ अपन यहाँ पर समझते हैं ताकि जॉन लॉक अपने लिए आसान बन जाए। ऐसा ही मैं जॉन लॉक के ऊपर एक डायरेक्टली लाइव आकर के जो फेसबुक पेज है गार्गी क्लासेज का, और गार्गी RS IAS करके भी एक अकाउंट बना रखा है हम लोगों ने, तो उसके ऊपर आपको पेज मिलेगा RS करके। उस पर भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसके वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। तीनों जगह पे आपको मिल जाएंगे जिसमें मैं आपको ओरली समझा दूंगा सामने आकर के, क्योंकि मनोविज्ञान का सिद्धांत ये कहता है कि कई लोगों को पढ़ करके समझ में आती है चीज़, कई लोगों को सामने वाला समझा दे उसके बाद में पढ़ते हैं तब समझ में आती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आमने सामने बैठा हुआ व्यक्ति हो तब वो समझाए तो वो समझ में आती हैं। तो हम हर प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अपने सिलेबस में भी इसको शामिल किया गया है मनोविज्ञान को, तो उसको समझाने का प्रयास रहेगा। आइए अपन यहाँ पे समझते हैं जॉन लॉक के बारे में। देखिए, एक तो शब्द आएगा अपने पास में दर्शन शास्त्र में अनुभववाद, और एक आएगा बुद्धिवाद। अनुभववाद और बुद्धिवाद आप लिखते जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। नहीं क्या होगा, मैं तो यहाँ पे इरेज कर दूंगा इसको, और आपको समझने के लिए आपको एक बार लिखा हुआ रहेगा आपके पास में तो समझ में आता रहेगा। रफली लिख लीजिए आप। अनुभववाद और बुद्धिवाद, ये 2 नाम आएंगे। ये क्या है? जब पुनर्जागरण हो चुका था, धर्म सुधार की अवधारणाएं हो चुकी थी, तब ऐसी टर्मिनोलॉजी आने लगी थी जो कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। जब प्रबोधन काल में बातें तर्क पर आधारित होने लगी थी, तो बात हुई कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए। तो जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो विमर्श होते थे, जो बातें होती थी, वो कहलाती हैं ज्ञान मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है विवेचना, और ज्ञान आप समझते ही हैं कि ज्ञान प्राप्ति यानी नॉलेज के लिए, नॉलेज कैसे प्राप्त होता है। तो एक तो उसके समर्थक आए जो ये मानते थे कि ज्ञान व्यक्ति में जन्मजात होता है। जब पैदा होता है तो व्यक्ति ज्ञान लेकर के पैदा होता है। थोड़ी सी मूर्खों वाली और अजीब सी बातें हैं, लेकिन ये भी समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, तो समझना पड़ेगा कि ज्ञान किस तरीके से प्राप्त होता है। तो कुछ लोगों का मानना था कि बुद्धि में ज्ञान होता है, यानी जन्मजात हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जन्म से ही व्यक्ति जब आता है तो ज्ञान लेकर के आता है, उसको नॉलेज होता है। यह है बुद्धिवादी, जिनका मानना है कि उस ज्ञान के ऊपर एक आवरण आया हुआ होता है, उस आवरण को केवल दूर करना है। दूसरे विचारक हैं जिन्हें कहा जाता है अनुभववादी। अनुभववादी नाम से ही पता चल रहा है, वाद का मतलब होता है सिद्धांत,
यानी ऐसा सिद्धांत को मानने वाले लोग, यानी सिद्धांत को मानने वाले लोग कहलाएंगे वादी। और वाद का मतलब है सिद्धांत। जो ज्ञान की प्राप्ति कैसे मानते हैं? अनुभव के आधार पर मानते हैं। बुद्धिवादी कैसे मान रहे थे? बुद्धि के आधार पर, कि बुद्धि में ही ज्ञान है, आया कहाँ से? जन्म से ही आया है। ये मानते हैं कि अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव कैसे आता है? जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तब उसे पता चलता है। व्यक्ति की बुद्धि में नहीं होता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, लेकिन उसको अनुभव हुआ कि आग में हाथ डालने से हाथ जल सकता है, तो उस अनुभव के आधार पर वह आगे से उस आग के पास जाएगा तो सतर्कता बरतेगा। ये है अनुभववाद। आई होप दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ये तो आएगी इसकी ज्ञान मीमांसा की अवधारणा में, जो दार्शनिक अवधारणा से संबंधित है। और पुस्तक जो दार्शनिक विचार जॉन लॉक ने दिए हैं वो दिए हैं एन एसे कंसर्निंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बुक में। आगे जो राजनीतिक विचार हैं वो देते हैं टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट नामक बुक में। इसमें अपने को एक टर्मिनोलॉजी आएगी, ये राज्य के ऊपर विचार देता है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य बना कैसे। तो राज्य का निर्माण इनका मानना है, तो एक सिद्धांत आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कि सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है। सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है, ऐसा मानना है जॉन लॉक का। और सामाजिक समझौते को मानने वाले, कि सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण हुआ है, इसको मानने वाले तीन प्रमुख विचारक हैं, हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, ये तीन विचारक हैं। तो जॉन लॉक ये मानता है कि सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है। अब सामाजिक समझौता कैसे होता है उसको समझते हैं अपन। इनका मानना था कि व्यक्तियों ने अपने, देखिए इस टाइम की सिचुएशन कैसी है कि उदारवाद यानी पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति होने वाली है, वाणिज्यवाद चल रहा है। जॉन लॉक के टाइम पर वाणिज्यवाद चल रहा है। वाणिज्यवाद क्या है? वणिक प्रवृत्ति, यानी व्यापारी अपने आप को सशक्त करने में लगे हुए हैं। इस टाइम की सिचुएशन ये है कि निरंकुश सत्ताओं का विरोध हो रहा है, निरंकुश सत्ताओं का विरोध हो रहा है। रूस में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी है 1688 की। वहाँ पर संसद यानी कानून के अंतर्गत ही शासक आ चुका है। वहाँ का राजा, वहाँ का जो शासक है वो भले ही वहाँ राजतंत्र है, आज भी राजतंत्र है, लेकिन वो विधि के अंतर्गत आ चुके हैं, कानून के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए इस टर्मिनोलॉजी को और अच्छे समझना है तो वो सीक्वेंस आपको देखना ही पड़ेगा। ये एक क्रम के अंदर विकास हुआ है। प्रबोधन युग या लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो आज अपन पूंजीवादी व्यवस्था देख रहे हैं, ये एक क्रम में आई है। और इस क्रम को समझने के लिए आपको जो अपने सिलेबस में दिया गया है, पुनर्जागरण, धर्म सुधार के बाद में प्रबोधन के बाद में होगी औद्योगिक क्रांति, और उसके बीच का फेज आएगा औद्योगिक क्रांति के पहले का, वो है वाणिज्यवाद। तो इस टाइम की सिचुएशन को समझिए। तो इस समय वाणिज्यवाद आ रहा है, यानी पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जॉन लॉक राज्य का सिद्धांत देता है कि राज्य का काम क्या है, ये निरंकुश शासन की जो व्यवस्था है ये नहीं होनी चाहिए। तो इनसे पूछा गया व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया और ये कहा कि ये एक राज्य है, समझना ये एक राज्य है, इस राज्य में यहाँ पर ये रह रहे लोग हैं, ये जनता है यहाँ की, ये जनता अपने में से कोई किसी एक व्यक्ति को शासक बनाए। ये जनता यानी ये पूरा राज्य है और इस राज्य के अंदर ये जनता है और ये जनता अपने में से किसी एक व्यक्ति को शासक बनाएगी। इस शासक का काम ये होगा कि व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं। कैसे अधिकार होते हैं? व्यक्ति के अधिकारों के बोलता है कुछ ऐसे अधिकार हैं जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं। प्राकृतिक अधिकार का मतलब नाम में ही इसका छिपा हुआ है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो प्रकृति ने व्यक्ति को दिए हैं, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता है, किसी को अधिकार नहीं है कि इन अधिकारों को छीना जा सके। तो जॉन लॉक 3 प्राकृतिक अधिकार बताता है। जॉन लॉक 3 प्राकृतिक अधिकार बताता है। कौन कौन से? सबसे पहले वो बताता है कि प्रकृति ने व्यक्ति को प्राण का अधिकार दिया है, जीवन जीने का अधिकार दिया है,
जीवन का अधिकार दिया है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। भारतीय संविधान के भी अनुच्छेद 21 में आपने देखा होगा जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें भी ये लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई भी किसी व्यक्ति के प्राणों को नहीं छीन सकता है, किसी की प्राण और देह को कष्ट तक नहीं पहुंचा सकता है। कभी पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में। दूसरा अधिकार की बात करता है कि संपत्ति का अधिकार, कि व्यक्ति जो अर्निंग करता है, जो कमाया है उसने, वो उसकी संपत्ति है। राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह उस व्यक्ति की संपत्ति ले ले। जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पर अपने भी यहाँ पे होती थी व्यवस्था कि व्यक्ति कमाता था और राजा उसको छीन लिया करता था। दो अधिकार आपको समझ में आ गए हैं। तीसरा अधिकार वो बताता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जॉन लॉक ये मानता है कि व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य का ये कर्तव्य होता है, राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन ये निरंकुश राजा है ना, ये इनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो ये जनता है, इस जनता में से किसी एक व्यक्ति को शासक बनाया जाएगा और इस शासक का काम क्या होगा कि इस जनता के जो प्राकृतिक अधिकार हैं इनकी रक्षा करेगा। ये जो नेचुरल राइट्स हैं, इन नेचुरल राइट्स की रक्षा करेगा, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा ये राजा। अब इससे पूछा जाता है मान लो ये राजा रक्षा नहीं कर पाए इन प्राकृतिक अधिकारों की, तो क्या होएगा? तो जॉन लॉक साहब ये कहते हैं कि ये जनता जो है ये इस राजा के विरुद्ध क्रांति कर देगी, रिवॉल्यूशन कर दिया जाएगा, क्रांति कर दी जाएगी इस राजा के विरुद्ध जनता के द्वारा। तो सामाजिक समझौता हो गया ना, समाज द्वारा समझौता हो गया। क्या समझौता हुआ है कि ये हमारे 3 अधिकार हैं, इनकी आप रक्षा करो, यदि इनकी रक्षा नहीं कर पाओगे तो आपको हटा दिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को यहाँ बैठा दिया जाएगा। आज जो अपन व्यवस्था देख रहे हैं लोकतांत्रिक देश में, ये भी तो यही व्यवस्था है कि शासक का कार्य क्या है। यदि नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार में हैं या कांग्रेस अपनी सरकार में, उसका काम क्या है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करना, हमारे लिए कानून बनाना, हमारे अधिकारों की रक्षा करना, और यदि वो रक्षा नहीं कर पाते हैं तो उनको पद से हटा दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है। ये थ्योरी दी है जॉन लॉक ने राजनीतिक विचारों में। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार, 2 तो ये हो गए। अब इसकी जो संप्रभुता है, अपने भारत में संप्रभुता जो निहित है यानी सर्वोच्च शक्ति किसमें है, ये क्वेश्चन आता है। और भारत में जो प्रस्तावना की लाइन है, हम भारत के लोग भारत को ऐसा भारत बनाएंगे संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो जो भारत बनाएंगे हम भारत के लोग बनाएंगे, यानी संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। तो ये जो भारत की जनता में निहित है इसको कहा जाता है लोक संप्रभुता। और ये जो लोक संप्रभुता है, ये लोक संप्रभुता का सिद्धांत जॉन लॉक ने ही दिया है। ये खुद ही लोक संप्रभुता हो गई ना कि देखिए आप, जनता ने अधिकार दे दिए राजा को, राजा इनकी पालना, इन अधिकारों की रक्षा करेगा। अधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी तो जनता इसके विरुद्ध आंदोलन कर देगी, क्रांति कर देगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब आपको समझ में आएगा यदि आपने इतनी चीज़ें समझी है तो। यदि इतनी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आगे भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। आइए आगे। इसलिए उदारवाद का जनक भी कहा जाता है लोग को। उदारवाद के ऊपर मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो वीडियो यदि आप डिटेल में देखना चाहें, हालांकि वो यूजीसी नेट के लिए बनाया है, लेकिन वो उदारवाद इसी जॉन लॉक से कोरिलेट करता है पूरा का पूरा। आप उसको समझ लीजिएगा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जॉन लॉक और प्रबोधन, पुस्तकों के नाम मैंने बता दिए। 17वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक था, राजनीतिक विचारक था। इसने अनुभववाद का सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया और लोक संप्रभुता जैसी विचारधारा दी। इसके अलावा प्राकृतिक सिद्धांतों का, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी दिया इसने। जॉन लॉक एक अनुभववादी विचारक है और अनुभववाद क्या मानता है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क क्या है? कोरा कागज है, और जो वह ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान प्राप्त अनुभव के माध्यम से ही करता है। यही मानता है अनुभववाद। अब अनुभव कैसे होगा? तो अनुभव साहब इंद्रियों के माध्यम से होता है। आग के पास जाते हैं तो पता नहीं है, कोरा कागज है मस्तिष्क की, आग से हाथ जल जाएगा, लेकिन यदि उसको स्पर्श किया जाएगा, संवेदन होगा, तब पता चलता, उन संवेदनाओं के माध्यम से पता चलता है, सेंसेसेस के माध्यम से पता चलता है कि आग से जल सकता है व्यक्ति। तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें उसके परिवेश, परंपरा, प्रयोगों का प्रभाव होता है। जॉन लॉक का मानना है
ज्ञान प्राप्ति अनुभव से होती है, इसलिए ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। ज्ञान कैसा है? व्यक्तिनिष्ठ है। दो शब्द आएंगे, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। बुद्धिवादी ज्ञान को मानते हैं वस्तुनिष्ठ, कि ज्ञान सार्वभौमिक है, पहले से ही व्याप्त होता है, जबकि अनुभववादी मानते हैं कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अनुभव होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अनुभव होता है और उसी के अनुसार वह ज्ञान को प्राप्त करता है, उसी के अनुसार ज्ञान की व्याख्या देता है। तो अनुभववादियों के अनुसार या लोक के अनुसार ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। इस प्रकार अनुभववादी बुद्धिवादियों से निम्न बिंदुओं पर भिन्न है। ये मैंने एक टॉपिक दिया है यहाँ पर कि अनुभववाद और बुद्धिवाद में क्या अंतर है। इसको और भी डिटेल में मैं बनाऊंगा जब वैकेंसी या प्रीलिम्स की एग्ज़ाम लग जाएगी या वैकेंसी आएगी उस टाइम पर, क्योंकि अभी क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को इतने लोग देख नहीं रहे हैं, ये वैकेंसी के बाद में ही देखा जाएगा ज़्यादा, तो क्योंकि ये मेंस का सिलेबस में है, प्री के सिलेबस में नहीं है। देखिए, अनुभववादी के अनुसार व्यक्ति जन्म के समय मस्तिष्क क्या होता है? खाली, और बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान जन्म से प्राप्त होता है। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा, ज्ञान का स्रोत ये मानते हैं कि अनुभव से प्राप्त होता है ज्ञान, जबकि बुद्धिवादी क्या मानते हैं? संदेह और तर्क के आधार पर मानते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, संदेह पद्धति क्या है। बुद्धिवादी ये मानते हैं कि खुद पर संदेह कीजिए, बस आवरण आ गया अपने ऊपर, ज्ञान तो है हमें, संदेह कैसे करें कि मैं हूँ या नहीं। देकार्ते जो अनुभववादी है उसका ये कहना है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। तो हर चीज़ पर संदेह कीजिए, संदेह पद्धति है, और संदेह को फिर तर्क के आधार पर परखिए, और यदि तर्क के आधार पर वो सही है तो फिर उसको अपना लीजिए। ये बात ये बोलते हैं। तो जहाँ तर्क आ गया, अपना लीजिए, परखिए, ये भी इसकी आलोचना है कि ये भी तो अनुभव ही हो रहा है ना। तो दो अंतर। तीसरा अंतर, अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। ये मैंने ऊपर बता दिया है। जो लोग के राजनीतिक विचार में सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आप इस डायग्राम से याद रखिएगा। ये राजा है, ये जनता है, और जनता ने अपने अधिकार राजा को दे दिए हैं, राजा इनकी रक्षा करेगा। अगर राजा रक्षा नहीं कर पाता है तो जनता इधर से क्रांति कर देगी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण समूह है, यानी समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा एक समझौते से हुआ है। समाज आपसी सहमति से राज्य निर्माण करता है और इसमें परिवर्तन भी कर सकता है। ये विचार पहली बार दिया था हॉब्स ने। देखिए, ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसके तीन प्रमुख विचारक हैं, हॉब्स, लोक और रूसो। लेकिन हॉब्स ने जो विचार दिया था, देखिए हॉब्स के विचार को थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आलोचना की गई, उसमें सुधार किया है लोक ने। तो हॉब्स का थोड़ा सा पद समझ लेते हैं। हॉब्स ये कहता है, देखिए हॉब्स जब हुआ था उस समय स्थिति बड़ी खराब थी। उस समय यूरोप जल रहा था, और उसमें हॉब्स, मैकियावेली ऐसे शासक हुए, हॉब्स और मैकियावेली जैसे विचारक है जो मानते थे कि यूरोप इसलिए जल रहा है कि निरंकुश शासक चाहिए। अगर राजा निरंकुश हो, थोड़ा सा शक्तिशाली हो, तो जनता विरोध नहीं कर सकती है। तो इन्होंने राजा को शक्तिशाली बनाया है। मैकियावेली को भी आप देखेंगे तो उसने राजा को शक्तिशाली बनाया है, निरंकुश बनाया है। हॉब्स ने भी निरंकुश शासक बनाया। कैसे? हॉब्स ये कहता है कि जनता है ना, ये मूर्ख है, जनता मूर्ख है, जनता पापी है, छल कपट है जनता में। तो ये राजा जो बनाओ ना आप, ये शासक बनाना है, ये समाज में से नहीं आएगा। ये समाज है और इस समाज में जनता है, इसमें से राजा नहीं आएगा। राजा एक बाहर से व्यक्ति लाओ और इस बाहरी व्यक्ति को सारे अधिकार दे दो। सब कुछ जो राजा कहेगा वो ही इस जनता को मानना पड़ेगा। यानी राजा के आदेश, जो माहिष्मति, जो ये था बाहुबली मूवी में जो डायलॉग था कि मेरा आदेश ही है शासन, तो ये एक्चुअल में लुई 14वें से लिया गया है, जो फ्रांस का शासक हुआ करता था। तो उससे ये डायलॉग लिया गया था। लुई 14वां ये कहता था कि मेरा वचन ही शासन है, मैंने जो कह दिया मेरा आदेश ही शासन है, मेरा वचन ही शासन है। तो वहाँ से ये डायलॉग लिया है श्री रामचंद्र मौली ने। तो यहाँ पर ये शासक बाहर से आया है और इस बाहरी व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए हैं, कुछ भी नहीं है जनता के पास में। और ये जो नियम बनाएगा उसकी जनता मानेगी, जी जनता मानेगी। केवल ये है, इसके प्राण नहीं ले सकता है, केवल प्राण नहीं ले सकता है शासक, बाकी कुछ भी किया जा सकता है इनके साथ में। तो आत्मरक्षा के लिए ये व्यक्ति आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन तो इसको निरंकुश बना दिया उन्होंने राजा को। ये इसकी कमी थी सबसे बड़ी हॉब्स की।
आगे देखते हैं अपन। और तो हॉब्स ने सबसे पहले विचार दिया था, लेकिन उसके विचार की कमी यह थी कि उसने सामाजिक समझौते के आधार पर निरंकुश व्यवस्था की अनुशंसा की। लोग कई विचार में अलग था। पहला विचार तो ये प्राकृतिक अधिकार लेकर के आया, जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अलग ये था कि जॉन लॉक का शासक तो जनता में से है, जबकि हॉब्स का जो शासक है वो बाहरी व्यक्ति है, जनता में से नहीं लाया गया है, नागरिक नहीं है वो। समाज ने मनुष्य के इन अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहमति के आधार पर राज्य निर्माण किया है। राज्य निर्माण किया गया है, लेकिन किस लिए? आपसी सहमति से किया गया, ठीक है, लेकिन अधिकारों की रक्षा के लिए। राज्य का दायित्व है कि इन अधिकारों की रक्षा करे, और राज्य यदि इनकी रक्षा नहीं कर पाता है तो नागरिकों को अधिकार होगा कि वे संप्रभुता का प्रयोग करते हुए सत्ता परिवर्तन कर दे। और ये सत्ता परिवर्तन कैसे किया जाएगा? क्रांति के माध्यम से किया जाएगा। और बाद में अपन पढ़ेंगे कालांतर में मॉन्टेस्क्यू का विचार, कि मॉन्टेस्क्यू ने इसमें सुधार किया और ये कहा कि क्रांति तो रोज रोज नहीं हो सकती है, क्रांति तो सदियों में एक बार होती है, लेकिन जनता के जो अधिकार हैं उनका हनन, उनका उल्लंघन प्रतिदिन किया जा सकता है। तो फिर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देता है। आगे पढ़ेंगे, मॉन्टेस्क्यू अपने सिलेबस में है प्रबोधन में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो संप्रभुता का प्रयोग करें, रक्षा नहीं कर पाए तो और सत्ता परिवर्तन कर दें। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के विचार को बाद के काल में बहुत सारे देशों ने अपनाया है अपने अपने संविधानों में। अमेरिका ने इसे बिल ऑफ राइट्स कहा है, फ्रांस में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का है, और अपने जो मौलिक अधिकार हैं भारत में वो भी जॉन लॉक से ही लिए गए हैं। देखिए, जीवन जीने का अधिकार जो जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार मानता है, अपन अनुच्छेद 21 में इसको शामिल करते हैं। संपत्ति का जो अधिकार है वो मान लिया कि बाद में हटा दिया गया, पहले वो मौलिक अधिकार ही था, लेकिन वर्तमान में भी वो संविधान में कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 में भाग 12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। फिर अपन आगे बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का तो अपन ने सीधा सीधा ही दे रखा है, अनुच्छेद 19 से 22 तक तो स्वतंत्रता के अधिकार का नाम ही दे रखा है। उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अलग से दे रखा है। तो इस तरीके से लोक के विचारों से बहुत सारे देशों ने अपने अपने संविधान में लोक के विचारों को शामिल किया है। ये लोग जॉन लॉक के विचार थे। आगे अपन और भी विचारकों को, रूसो को, मॉन्टेस्क्यू को, बोकारियो को, जो भी थिंकर्स हैं उन सबको एक एक करके अपन देखते रहेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।